राष्ट्रघातीहरूले सङ्कट ल्याएका छन् तब हामी नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है लोग उसे कई नाम दे रहे हैं, जैसे रेजिम चेंज, चीन का हाथ, अमेरिका का हाथ या भारत की कोई शतरंज की चाल या फिर अंदरूनी विद्रोह। लेकिन क्या ये सब इतना ही आसान है जितना दिखाई दे रहा है? नेपाल में लगी इस आग में कहीं ना कहीं से अमेरिका या अन्य डीप स्टेट के हाथ हैं, ऐसी आशंका है। साल 2022 और 2024 के बीच यूएस का डोनाल्ड लू नेपाल की विजिट करता है। ये डोनाल्ड लू असल में है कौन? ये अमेरिका के स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर का पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी है। इन 2 साल में डोनाल्ड लू नेपाल में 3 ऑफिशियल विजिट करता है और इस विजिट में उसने नेपाल के साथ पार्टनरशिप की बातें की। ये कोई आम विजिट नहीं थी, क्योंकि ये वही डोनाल्ड लू है जिसकी दृष्टि किसी शनि की कुदृष्टि से कम नहीं है। क्योंकि साल 2023 और 24 में जब लू ने बांग्लादेश का दौरा किया तो वहां भी नेपाल की तरह विद्रोह और सत्ता परिवर्तन हुआ। अब ये सिर्फ भेंट मुलाकात नहीं थी, इसी बीच में अमेरिका ने नेपाल को कई किस्म की लॉलीपॉप देने की भी कोशिश की, जिसमें यूएस एड को फिर से चालू कर देना भी है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी अमेरिका ने नेपाल के साथ कुछ रणनीतियों पर विचार लिया। एनएमबी बैंक के साथ मिलकर नेपाल ने $60 मिलियन का अप्रैल 2025 में अमेरिका से जुड़े संगठनों इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और मेटलाइफ के साथ ग्रीन बॉन्ड समझौता किया। इन तमाम व्यापारिक साझेदारियों के बाद नेपाल में हो रहे विद्रोह को जेनजी विद्रोह का नाम देकर इस रिजीम चेंज के पैटर्न को जरा सा हट कर दिखाया गया है। उठने को तो वहां पर भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठता है, लेकिन नेपाल के लोग कहते हैं कि आने जाने वाले सभी नेता भ्रष्ट ही थे। तो क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार से आक्रोशित युवाओं के इकट्ठा होकर फैलाया हुआ उन्माद है या फिर कोई गहरी चरणबद्ध साजिश? बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक किस प्रकार से इस योजना को इंप्लीमेंट किया जाता है, इसके कुछ स्टेप्स हम आपको बता देते हैं। पहले कुछ मिड लेवल एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियंस को हवा देकर बड़ा करो, इसे यूएस एड से लेकर विभिन्न पुरस्कारों तक कई माध्यमों से फंडिंग करो, फिर युवाओं को किसी स्थानीय मुद्दों को या भ्रष्टाचार को अटैक करते हुए एक आंदोलन खड़ा करो, आंदोलन के टूल किट की प्रचार की सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन करो, अगले स्टेप में आंदोलन शुरू कर दो। शुरुआती चरण में शांतिपूर्वक चलने वाला यह आंदोलन अचानक हिंसक हो जाता है। आगजनी, पथराव, लूटपाट करते नौजवान सत्ता के केंद्र में घुसकर उसे जला देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं। इस बीच कोई सुरक्षा बलों की गोली से मारा जाए तो उसे शहीद कहकर डीप स्टेट से जुड़े वैश्विक मीडिया संस्थानों से अलग से सिंपैथी ली जाती है और फिर आंदोलन का एजेंडा अचानक बदल जाता है। भ्रष्टाचार या किसी अन्य मुद्दों पर जो मांगे होती है उनसे हटकर सीधे सरकार पलटने की मांग जोर पकड़ लेती है और फिर वही मिड लेवल एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियन सत्ता में आ जाता है जिसके बहाने से यह सब शुरू किया गया था। नेपाल में फिलहाल वो चेहरा बालेन शाह का दिखाई देता है। याद रखिए कि बालेन शाह वही आदमी है जो काठमांडू का मेयर बनने के बाद भारत के हिस्सों को नेपाल में शामिल करके मैप दिखा रहा था। बालेन शाह मेयर बनने से पहले रैपर था। उसकी अमेरिकी राजदूत डीन आर थॉमसन के साथ मुलाकातों की तस्वीरें तो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं और कई बार भेंट मुलाकात कर चुका है। इसके अलावा इस आंदोलन में दूसरा चेहरा माने जाने वाला रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिक तक रहा है। इस वजह से उसकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक चली गई थी। वो जेल में बंद था लेकिन आंदोलन की आड़ में बाहर आ गया। तो रिजिम चेंज वाली कहानी यहां दोबारा रिपीट होते दिख रही है। जिस देश में पॉलिटिशियन अमेरिका के अनुकूल नहीं होता तो किसी और के हाथ में देश के विकास का झुंझुना देकर उसे सिंहासन पर बिठा दिया जाता है। अमेरिका के डीप स्टेट द्वारा किए जाने वाले रिजिम चेंज की यही कहानी हर जगह दोहराई गई है और नेपाल में इसी कहानी को अंजाम देने वाला खलनायक कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड लू है।
नेपाल में हुए जेनजी आंदोलन का ये ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। देखते रहिए ऑप इंडिया।